अपने दोनों बेटे विजय और अजय के साथ रहता था। बड़ा विजय बहुत आलसी था, वहीं अजय बहुत मेहनती था। एक दिन जब भोलानाथ गाय का दूध निकाल रहा था। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा अजय, मैंने कितनी बार विजय से कहा है कि सुबह जल्दी उठा करो। हमारे पास 10 गायें हैं, उनके तबेले को साफ करना होता है, गाय को भी नहलाकर उनका दूध निकालना पड़ता है। इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक उसका आलस नहीं गया है। पिताजी, मैं तो हूं ना आपकी मदद करने के लिए, तो आप चिंता क्यों करते हैं? तुम हो इसीलिए तो मैं इतना सब काम कर पा रहा हूँ। तुम ही तो हो जो इतनी गायों का दूध निकालने में और उसे बेच कर आने में मेरी मदद करते हो। मैं अगर विजय के सहारे बैठता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। तुम तो मेहनत का महत्व जानते हो बेटा, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। लेकिन विजय पता नहीं ये बात कब समझेगा। वो तो हमेशा अपने भाग्य पर निर्भर रहता है। उसकी यही आदत मुझे बहुत चिंता में डालती है। वो सब बातें छोड़िए पिताजी, सुबह हो गई है, मुझे अब गांव में जाकर घर घर दूध पहुंचा कर आना चाहिए। हाँ बेटा, मैंने सभी गायों का दूध निकाल लिया है, तुम ले जाओ। अजय दूध लेकर चला जाता है। वो दूध बेचकर वापस आता है। तब तक विजय सो ही रहा था। कुछ देर के बाद वो जग जाता है। फिर जाग गए साहबजादे, आइए आइए, आपकी ही राह देख रहे थे हम। क्या पिताजी, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? सुबह सुबह? अरे जरा आँख खोलकर बाहर देखो, सूरज सर पर आने वाला है कुछ देर में। अजय तो सारा दूध गांव में बेचकर भी आ गया और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे थोड़ी तो मेहनत करना सीखो, कब तक ऐसे ही आलसी बनकर रहोगे? पिताजी फिर शुरू हो गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अगर मेरे भाग्य में होगा बिना मेहनत के जीना तो वही सही है। आप उनका दूध निकालते हैं और अजय जाकर बेच कर आता है। सब कुछ तो आसानी से हो रहा है, फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं अभी तो सब कर रहा हूँ बेटा, लेकिन जब मेरे हाथ पांव थम जाएंगे तब तो तुम्हें अजय की मदद करनी होगी ना। तब तुम ऐसे भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। कल को तुम्हारी शादी होगी, परिवार बढ़ेगा, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर दो। तब की तब देखेंगे पिताजी, अभी तो मेरे भाग्य में बिना मेहनत के ही सुख लिखा है, वो मुझे भोगने दीजिए। और शादी तो मैं ऐसी लड़की से करूंगा जो बहुत सारा दहेज लेकर आएगी। तुम खुद कुछ नहीं करते तो कौन दहेज के साथ तुम्हें अपनी बेटी देगा? पिताजी, आप जानते हैं ना कि मैं देखने में कितना सुंदर हूँ। कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए तुरंत हाँ कह देगी। कुछ दिनों पहले एक बाबा ने मुझे बताया था कि मेरे भाग्य में अमीर घर की लड़की से शादी होना लिखा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोलाराम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और अजय, विजय, मैं तुम दोनों से बात करना चाहता हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम दोनों उठाओ। हमारे पास 10 गायें हैं, जिनमें से 5 गायों की देखभाल विजय करेगा और 5 गायों की अजय। साथ ही मैं चाहता हूँ कि सब काम काज तुम पर सौंप कर मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। पिताजी, लेकिन आपको इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? बेटा, हर काम हमें सही समय पर करना चाहिए। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए अब जल्दी ही तुम्हारी शादी करवानी जरूरी है। पिताजी, लेकिन हमारा तो एक ही तबेला है, फिर हम अपनी गायों को कहाँ बांधेंगे? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। हमारे इस घर के बगल में ही एक और घर बनाएंगे और उसके बाहर एक तबेला भी होगा। पिताजी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं किसी धनवान की बेटी से शादी करूंगा। पिताजी, मैं किसी धनवान की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। अगर मैंने किसी धनवान की बेटी से शादी की तो मुझे हमेशा उसका मोहताज बनकर रहना पड़ेगा और मैं सूखी रोटी खाकर रह सकता हूँ, लेकिन किसी से मुफ्त में धन लेकर उसका मोहताज नहीं बनना चाहता। बड़ा आया। हाँ, अरे मुफ्त में धन लेने की क्या बात है? उस धनवान की लड़की से शादी करके हम तो उस पर उपकार कर रहे हैं
अगर हमारे भाग्य से धन खुद चलकर आ रहा है हमारे पास, तो आती हुई लक्ष्मी को मना क्यों करें। मैं तो बड़े घर की लड़की से शादी करूंगा। वैसे भी मैं तुमसे दिखने में ज्यादा अच्छा हूँ। आजकल की लड़कियों का अपना पति ज्यादा कमाने वाला होने से ज्यादा अच्छा दिखने वाला चाहिए, जैसा मैं हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता भैया। मैं आपकी तरह अपने भाग्य पर नहीं, अपने हाथ की मेहनत पर विश्वास रखता हूँ। इसीलिए मैं किसी गरीब लड़की से ही शादी करूंगा। भोला राम ने देखे हुए दोनों रिश्ते अजय और विजय को पसंद आते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और भोला राम तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। विजय और अजय दोनों अपने अपने घर में रहते हुए अपना पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं। एक दिन अजय की पत्नी अनीता, सुनिए, थोड़ा आराम कीजिए, कब से आप काम कर रहे हैं? आराम करने का समय कहाँ है अनीता? अभी तो सिर्फ तबेला साफ हुआ है। अभी गायों को नहलाना है, उनका दूध निकालना है, फिर जाकर गांव में दूध बेचकर आऊंगा। अब आराम कहाँ करूं? आप अकेले क्यों? हम दोनों मिलकर काम करते हैं। मैं गायों को नहलाती हूँ, फिर आप उनका दूध निकालना। वो क्या है ना, गाय को आपकी आदत है तो वो मुझे शायद दूध निकालने नहीं देगी। ठीक है, चलो दोनों मिल बांट कर काम करते हैं। अजय और अनीता दोनों मिलकर फटाफट सारे काम कर लेते हैं। इधर विजय के घर उसकी पत्नी, अरे सुनिए, कब तक सोए रहेंगे आप? गाय का दूध नहीं निकालना है? हाँ हाँ, निकालना है। तुम जाकर पहले पूरा तबेला अच्छे से साफ करो, फिर मैं आकर दूध निकालता हूँ। और हाँ, तबेला साफ करने के बाद गायों को नहला भी देना। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैं तबेला साफ करूं, गाय का गोबर उठाऊं? अरे मैं तुम जैसे गरीब खानदान में पैदा नहीं हुई हूँ जो ये सब काम करूं। मेरे यहाँ तो काम करने के लिए 50 नौकर हैं। मैं नहीं करूँगी ये सब काम। बढ़ाया मुझे काम बताने वाला। नीता गुस्सा होकर चली जाती है। विजय फिर से सो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ सालों के बाद, क्या हुआ जी? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? क्या बताऊं अनीता, हमारी शादी को इतने साल बीत गए हैं। हमारा बेटा भी अब 20 साल का हो गया है। हम हर रोज मेहनत करके गाय का दूध निकालकर बेचते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब मुझे और भैया को पिताजी ने 5-5 गाय दी थी। हम दोनों की मेहनत से हमने और 5 गाय खरीद ली और हम अच्छा खासा कमा रहे हैं। हमने तो अपना घर भी अब 1 मंजिल बना लिया है। हमारा बेटा भी हमारी मदद करता है। लेकिन क्या? लेकिन विजय भैया की हालत अब देखी नहीं जाती। विजय भैया पहले से ही आलसी थे, सदा अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे। शादी के बाद भी उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो गाय का तबेला साफ नहीं करते थे, इसीलिए सभी गाय बीमार पड़ गईं। भैया ने उनका इलाज कराने से अच्छा उन्हें बेच देना समझा और उन्हें बेचकर जो पैसा आया उसे भी उड़ा दिया। भाभी के मैके से मिले सभी गहने और दहेज का पैसा भी उन्होंने ऐसे ही खर्च कर दिया। घर चलाने के लिए और अपने शौक पूरे करने के लिए उन्होंने सारा पैसा उड़ा दिया और अब स्थिति ऐसी है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ऊपर से उनका बेटा, उसे जुआ खेलने की लत लगी है। वो भी यहाँ वहाँ पैसे लेकर जुआ खेलता रहता है। ये सब तो मैं जानती हूँ। अब विजय भैया आलसी हैं और ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन वो मेरे भाई हैं, उनकी चिंता तो होगी ही। एक दिन अजय जब अपना सब काम करके बैठा हुआ था, तब उस राज्य के महाराज भानु प्रताप भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। उन्हें भेष बदलकर प्रजा में घूमकर उनके तकलीफों को जानना अच्छा लगता था। इस बार उन्होंने एक बूढ़े का भेष लिया था। वो हाथ में छड़ी पकड़कर अजय के पास आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है। आइए बाबा, यहाँ बैठिए, मैं आपको अभी पानी लाकर देता हूँ। अजय पानी देता है। फिर, बाबा, आप बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। आप रुकिए, मैं आपको अभी मेरी गाय का ताज़ा दूध निकाल कर देता हूँ। उसे पीते ही आपको अच्छा लगने लगेगा। बेटा निर्मय, यहाँ आओ जरा, मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। तुम अंदर जाकर दूध गर्म करके उसमें हल्दी डालकर ले आना। जी पिताजी, अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद निर्मय गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध लेकर आता है।
भानु प्रताप दूध पीकर। वाह, कितना अच्छा दूध है ये और कितना गाढ़ा। सच में ये दूध पीकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अब। बाबा, मेरे गायों के दूध की यही तो विशेषता है। जो भी मेरी गाय का दूध पीता है तंदुरुस्त हो जाता है। इस दूध में मिलावट नहीं है, कितना शुद्ध है ये, इसीलिए इसका स्वाद भी अच्छा है। बाबा, मेरे पिताजी भी कभी दूध में मिलावट नहीं करते थे। उनका कहना था कि सामने वाले को अच्छा ही दूध मिलना चाहिए। जब गाय हम सबको दूध शुद्ध देती है तो हम उसमें मिलावट करके उसकी शुद्धता कम क्यों करें? अरे वाह, क्या बात कही आपके पिताश्री ने। भानु प्रताप अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल देते हैं। अजय उन्हें पहचान लेता है। फिर, महाराज, आप क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इसमें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं भेष बदल कर आया था तो मुझे तुम कैसे पहचान पाते? अजय, मैं चाहता हूँ कि तुम रोज नगर में आकर मेरे राजमहल रोज दूध लेकर आओ। मेरा पुत्र राजकुमार विक्रम अभी बहुत कमजोर है। मैं राजकुमार को एक सामर्थ्य योद्धा बनाना चाहता हूँ। एक राजा बनने के लिए उसे सभी युद्ध कलाओं में निपुण होना आवश्यक है। उसे एक मजबूत शरीर मिलना चाहिए। वो यदि रोज दूध पिए तो वो शीघ्र ही तंदुरुस्त हो जाएगा। अवश्य महाराज, मैं रोज अपने पुत्र निर्मय को दूध लेकर राजमहल भेजूंगा। अगले दिन से निर्मय रोज ताजा दूध राजमहल पहुंचाने लगता है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार विक्रम अजय के द्वारा भेजा हुआ दूध पीकर तंदुरुस्त होने लगते हैं। एक दिन अजय बहुत बीमार हो जाता है। निर्मय गाय का दूध निकालकर राजमहल पहुंचाने जाने ही वाला था कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मूंछ आ जाती है। फिर, ये क्या हो गया? पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है। अब ये दूध राजमहल कैसे पहुंचाऊंगा? क्या करूं? पिताजी भी बीमार हैं, उन्हें भी नहीं भेज सकता। तभी वो देखता है विजय का पुत्र समर वहाँ से जा रहा है। समर भैया, जरा यहाँ आइए, मेरी मदद कीजिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? भैया, मेरे पैर में मोच आई है और पिताजी बीमार हैं। मुझे अभी ये दूध राजमहल पहुंचाना है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप ये दूध राजमहल लेकर जाएंगे? ए निर्मय, मैं ऐसे काम नहीं करता। तुम जानते नहीं क्या? अरे मैं क्या, मेरे पिताजी ने भी कभी ऐसे बोझ उठाने का काम नहीं किया है। जानता हूँ भैया, लेकिन अभी मेरी मदद कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। समर मन में सोचता है कि अगर ये दूध मैं बेच दूं तो जो पैसे मिलेंगे उससे मैं जुआ खेल सकता हूँ। पैसों का इंतजाम हो रहा, ये सोचकर समर हंसने लगता है और निर्मय से दूध लेकर जाता है। कुछ लोग रास्ते में दूध खरीद लेते हैं। अब समर के पास पर्याप्त पैसे होते हैं। वो देखता है कि थोड़ा सा ही दूध बचा है। अरे ये क्या, ये दूध तो बहुत कम है राजमहल ले जाने के लिए। अब क्या करूं? हाँ, सामने वो कुआं है, उस कुएं का पानी इस दूध में मिलाता हूँ और राजमहल दे आता हूँ। समर कुएं का पानी दूध में मिलाता है और राजमहल में दे आता है। अगले 3 दिनों तक समर ऐसा ही करता है। कुएं का पानी दूषित था, इस वजह से वो मिलावटी दूध पीकर राजकुमार बीमार हो जाते हैं। उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठता है और उन्हें उल्टियां होने लगती हैं। भानु प्रताप अजय के पास आकर उसे बहुत सुना कर जाते हैं और उस दिन के बाद दूध बेचने के लिए मना कर देते हैं। निर्मय समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन निर्मय फिर समर को दूध देकर भेजता है और उसका पीछा करता है। उसे सब पता चल जाता है। फिर, महाराज, आपके अपराधी मेरे पिता नहीं हैं, ये हैं। मेरे पैर में मोच आई थी, इसीलिए मैंने समर भैया को दूध लेकर भेजा था। उन्होंने ही उस कुएं का दूषित पानी दूध में मिलाया था। तुम सत्य कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। आप समर भैया से पूछ सकते हैं। महाराज का क्रोध देखकर समर भयभीत हो जाता है और सब सच बता देता है। सैनिक, अभी इस दुष्ट को 100 कोड़े मारकर राज्य से बाहर निकाल दो।
नहीं महाराज, ये दंड उचित नहीं है। इन्हें सबक सिखाने के लिए आप इनसे उस कुएं को साफ करवाइए जिसका दूषित पानी इन्होंने दूध में मिलाया था। वो कुआं भी स्वच्छ हो जाएगा और इन्हें श्रम करने का महत्व समझ आ जाएगा। भानु प्रताप समर को कुआं स्वच्छ करने का आदेश देता है। कुआं स्वच्छ करते हुए समर को अपनी भूल का एहसास होता है। फिर महाराज, मैं राजकुमार के लिए ये विशेष दूध लेकर आया हूँ जिसमें काली मिर्च के साथ शुद्ध घी और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाई हैं। इससे राजकुमार को आराम मिलेगा। निर्मय राजकुमार को दूध पिला देता है। कुछ देर के बाद राजकुमार स्वस्थ हो जाते हैं और महाराज शांत हो जाते हैं। समर और विजय समझ जाते हैं कि सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत करना ज्यादा जरूरी होता है। वो गाय खरीद कर उसका दूध निकाल कर